तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। पिछले 2 दिन से मैं उत्तराखंड, देहरादून, मसूरी और आसपास के इलाकों में आया हुआ हूं क्योंकि कुछ शूट था, कुछ कहानियां भी ढूंढनी थी उसी सिलसिले में। तो आज मैंने कहा कि क्यों ना कहानी सीधे मसूरी से हो। तो कैमरामैन विनोद शिकारपुरी इस वक्त मेरे साथ है कैमरे के पीछे, और ये जहां से मैं कहानी सुना रहा हूं ये मसूरी है। पल पल मौसम बदल रहा है, आप देख रहे होंगे। कभी अभी थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी, फिर बादल है, पहाड़ भी छुप जाता है, बस्तियां भी हैं। कुल मिलाकर दिल्ली की गहमागहमी से दूर एक अच्छा माहौल, थोड़ा सा रिलैक्स भी, लेकिन कहानी की जिम्मेदारी भी। तो आज की कहानी कई लोगों ने इसके लिए फरमाइश की थी मेल पे, तो मैंने कहा कि क्यों ना आज इस कहानी को सुनाया जाए। हालांकि ये कहानी अपने आप में बड़ी अफसोसनाक, दर्दनाक, और आज के जनरेशन के हिसाब से कई चीजें ऐसी हैं जो सोच से परे है। कुदरत के बनाए हुए नियम कानून और इंसान के बनाए हुए नियम कानून, ये सब जब तक अपनी जगह पे हों तो ठीक है। अगर आपने कुदरत के बनाए कानून के साथ खिलवाड़ किया, इंसानों के बनाए कानून के साथ खिलवाड़ किया, तो फिर एक सभ्य समाज का बैलेंस जो है वो गड़बड़ा जाता है। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। एक 20 साल का लड़का, 20 साल की उम्र बहुत ज्यादा वैसी उम्र भी नहीं होती, लेकिन उसकी सोच, उसका फलसफा, कुदरत के कानून के साथ उसका खिलवाड़, इंसानी कानून जो बनाए गए हैं उसको लेकर उसका विरोधाभास, ये सारी चीजें एक ऐसे खौफनाक जुर्म को अंजाम देती हैं जिसको सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहानी हरियाणा के रोहतक की है। एक मलिक परिवार रोहतक में रहता था। प्रदीप मलिक, इनको बबलू पहलवान के नाम से भी जानते हैं, एक प्रॉपर्टी डीलर थे। एक हंसता खेलता परिवार, परिवार में पत्नी, एक बेटी 17 साल की, एक बेटा अभिषेक 20 साल का। ये तमाम लोग रहते थे और खुशी खुशी सब कुछ जिंदगी चल रही थी। 27 अगस्त, अभी पिछले महीने की बात है। 27 अगस्त 2021 दोपहर के करीब 2 बजे थे। अभिषेक घर से बाहर था रोहतक में। वो अपने घर लौटता है, आता है तो देखता है कि घर का दरवाजा बाहर से बंद है। उसे बड़ी हैरत होती, क्योंकि आमतौर पर घर का दरवाजा बाहर से बंद नहीं होता। घर का दरवाजा बाहर से बंद होने का मतलब है कि पूरी फैमिली कहीं बाहर गई एक साथ। अब उस घर में 4 लोग थे उस वक्त। प्रदीप मलिक, उनकी पत्नी थी एक, जिनका नाम था प्रदीप मलिक के, उनकी पत्नी संतोष, उनकी एक बेटी तमन्ना उर्फ नेहा, और एक नानी घर आई हुई थी रोशनी, 70 साल की उम्र थी। अभिषेक 5वां सदस्य था इस घर का। 27 अगस्त की सुबह वो घर से निकला था करीब 11 बजे। 2 बजे जब वो लौट कर आता है तो देखता घर का दरवाजा बंद है। पड़ोस में उसके चाचा रहते थे। वो कहता है कि मैंने मम्मी, पापा और अपनी सिस्टर को फोन किया, इन 3 लोगों में से 2 के फोन स्विच ऑफ हैं, एक रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। अब चाचा भी परेशान आकर उन्होंने देखा, घर का दरवाजा बंद था बाहर की तरफ से। थोड़ी देर तक उन्होंने इधर उधर फोन मिलाया कि कहीं ये फैमिली कहीं गई तो नहीं है, लेकिन कुछ पता नहीं चला। करीब आधा घंटा बीतता है। अभिषेक इसके बाद अपने चाचा का जो मकान था वो उसके घर की दीवार से लगभग जुड़ा हुआ था, तो चाचा की दीवार को फांद कर वो अपने घर में दाखिल होता है। जैसे ही घर में दाखिल होता है, पहले रूम में जब वो पहुंचता है तो उसकी चीख निकल जाती है। वो चीखता हुआ घर से बाहर आता है। चीख सुनकर तब तक बाहर जो खड़े थे लोग वो परेशान हो उठते हैं। इसके बाद एक एक कर तमाम पड़ोस के लोग, रिश्तेदार दीवार फांद कर घर में दाखिल होते हैं, और फिर कोई अंदर जब जाता है, उन्हीं में से कोई फिर बाद में बाहर का दरवाजा खोलता है, तोड़ता है। अंदर पहले कमरे में एक लाश पड़ी थी जो अभिषेक की 17 साल की बहन की थी। दूसरे कमरे में अभिषेक की मां की लाश पड़ी थी। तीसरे कमरे में अभिषेक की नानी की लाश पड़ी थी, और एक और कमरे में अभिषेक के पिता जो प्रदीप मलिक है उनकी लाश पड़ी थी। खून के छींटे, खून के फव्वारे पूरे फर्श पर घर में फैले हुए थे, और यह था कि बड़ी बेदर्दी से इन्हें मारा गया। लाशों का मंजर देखकर पड़ोसी रिश्तेदार सब चौंक गए, चीख पुकार मच गई। थोड़ी देर के बाद किसी ने पुलिस को फोन किया। पुलिस को भी जब पता चला रोहतक की कि एक घर के अंदर 4 लाश पड़ी, उनके भी हाथ पैर फूल गए। वो सब मौके की तरफ भागते हैं।
घर आते हैं। उसके बाद बारी बारी से एक एक लाश को उठाकर अस्पताल भेजा जाता है। डॉक्टर उन्हें चेक करते हैं। डॉक्टर फिर बताते हैं कि इनमें से 3 लोग ब्रॉड डेड हैं। सिर्फ एक तमन्ना और नेहा, उसकी सांसें चल रही थी। उसका इलाज शुरू होता है। अब इस परिवार का इकलौता शख्स बचा था अभिषेक, 20 साल का लड़का। उसका रो रो कर बुरा हाल। इधर नेहा का इलाज चल रहा है। पूरे परिवार में एक अजीब सा शोक, मोहल्ले में गुस्सा। धीरे धीरे अगले दिन ये खबर पूरे अखबारों में छपी, टीवी पे आई। एक परिवार के 4 लोगों का इस तरह कत्लेआम। लोगों का गुस्सा था कानून व्यवस्था को लेकर। अब पुलिस के ऊपर भी दबाव। हरियाणा पुलिस को किसी तरह से इस केस को सॉल्व करना था। लेकिन सवाल यह था कि इस पूरे केस में चश्मदीद एक ही था, एक घर का बचा हुआ इकलौता शख्स, एक 20 साल का लड़का। लेकिन उसके मां, उसके बाप, उसकी बहन, उसकी नानी की डेथ हो चुकी है, कत्ल हो चुका है। अब उससे पुलिस कैसे पूछताछ करे? इंसानियत भी कोई चीज होती है। पुलिस ने इंतजार किया। पोस्टमार्टम के बाद लाश घर वालों को सौंपा गया। लाश का अंतिम संस्कार होता अगले दिन। अब पुलिस लेकिन तब तक अपनी तफ्तीश कर रही है। उस घर के आसपास के तमाम सीसीटीवी कैमरे को खंगालती है। उस कैमरे में से ऐसा कुछ नहीं मिलता, कोई भी संदिग्ध चीज नहीं मिलती। धीरे धीरे वक्त बीतता है, लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है। अब पुलिस को उस घर में आखिरी पल में क्या हुआ 27 अगस्त की सुबह से दोपहर तक, यह जानना था। और यह जानकारी उस घर का इकलौता जिंदा बचा शख्स ही बता सकता था, और वो था अभिषेक। लेकिन अभिषेक की हालत ऐसी नहीं थी, और हालात भी ऐसे नहीं कह रहे थे कि अभिषेक से पूछताछ की जाए। पुलिस भी इंसान होती है, वर्दी के पीछे भी इंसान होते हैं। जिसने अपना पूरा घर खो दिया, उससे कैसे पूछताछ करें? पुलिस वक्त का इंतजार करती है कि थोड़े हालात ठीक हों, थोड़ा अभिषेक नॉर्मल हो तो उससे पूछताछ करें। इस दौरान हालांकि पुलिस अपनी तफ्तीश जारी रखती है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। घर में कोई सामान चोरी भी नहीं गई, न लूटपाट हुई। तो लूटपाट या रॉबरी भी मोटिव नहीं था, तो फिर कत्ल क्यों था? फिर यह हुआ कि चूंकि घर का मुखिया प्रॉपर्टी डीलर है, तो हो सकता है कि प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर किसी से झगड़ा हो। उनके सारे दोस्तों को, दुश्मनों को खंगाला गया। वहां से भी कोई जानकारी नहीं मिली। फैमिली बैकग्राउंड चेक किया गया, कोई दुश्मनी की पुरानी कहानी भी नहीं थी। पुलिस परेशान, अब क्या करे? और इंतजार इस बात का कि कहीं से कोई क्लू मिले तो वो घर का इकलौता जिंदा बचा हुआ शख्स ही दे सकता है, यानी अभिषेक। धीरे धीरे 3 दिन बीत गए। 3 दिन के बाद अभिषेक थोड़ा नॉर्मल हुआ। अपने चाचा के घर में ही रह रहा था, क्योंकि अब वो अनाथ हो चुका है। पुलिस उससे पूछताछ करती है। इस दौरान में पुलिस ने जो अपनी तफ्तीश की, उसमें कुछ चीजें खुलकर सामने आई। पहली, जो 4 लोग मारे गए थे, उन चारों के सर में गोली मारी गई थी। चारों को बेहद करीब से गोली मारी गई थी। इनमें से 3 लोगों को एक एक गोली मारी गई थी सर में। लेकिन घर के मुखिया यानी कि प्रदीप मलिक को 3 गोली मारी गई थी, एक सर में, 2 चेहरे पर। और जिस नजदीक से गोली मारी गई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उससे यह साफ था कि कातिल जो भी था, वो ये चाहता था कि जिसको भी वो गोली मार रहा है वो जिंदा ना बचे। तो अब ऐसा कौन हो सकता है? दुश्मनी की कोई कहानी नहीं आई, प्रॉपर्टी झगड़े को लेकर कोई ऐसी कहानी सामने नहीं आई, तो फिर क्या हो सकता है? अब इस दौरान में पुलिस ने अभिषेक के बारे में भी तफ्तीश शुरू की। अभिषेक के बारे में भी कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली। खैर 3 दिन के बाद, यानी कि 30 अगस्त को अभिषेक से पुलिस पूछताछ करती है। अभिषेक बताता है 27 अगस्त की कहानी। कहता वो सुबह उठा, उसने नाश्ता किया अपने परिवार के साथ, माँ बाप बहन के साथ टेबल पर एक साथ बैठकर। फिर वो करीब 11 बजे घर से निकला, क्योंकि उसे अपने कुछ दोस्तों से मिलना था रोहतक में। दिल्ली हाईवे रोड पर एक होटल है, वहां उनके कुछ दोस्तों ने पार्टी दी थी, वो उनसे मिला। उसी होटल में रहने के दौरान उसने दोपहर करीब 1 बजे अपने घर पे फोन किया। उसके मम्मी ने नहीं उठाया, पापा ने नहीं उठाया, सिस्टर ने नहीं उठाया, तो उसे परेशानी हुई, चिंता हुई। तो फिर उसने अपने चाचा को फोन किया कि कोई फोन नहीं उठा रहा है, जरा देखिए। और फिर वो 2 बजे घर पहुंचता है। और 2 बजे जब घर पहुंचता है तो बाहर का दरवाजा बंद था। उसके बाद वो शोर मचाता है, फिर दीवार फान कर जाता। आगे की कहानी आपको मैंने शुरू में बताई। पुलिस अभिषेक की सारे इस बयान की तस्दीक करती है। पता चलता है कि हाँ, अभिषेक उस दिन दिल्ली हाईवे होटल पे गया था। वहां कुछ दोस्त थे, इन्होंने एक लंच पार्टी रखी थी, लेकिन इसने लंच नहीं किया, बाकी दोस्तों ने किया। पुलिस को पहली चीज ये अजीब लगती है कि एक पार्टी हुई और उसने लंच नहीं किया। फिर पता चलता है वो दोस्त कौन है, तो उसमें पता चला कि सारे लोकल हैं। एक दोस्त ऐसा था जो उत्तराखंड का था, और ये दोस्त उत्तराखंड का था। और इसकी दोस्ती ऐसे हुई थी कि अभिषेक दिल्ली में एक एयरलाइंस कंपनी के साथ कैबिन क्रू का कोर्स कर रहा था। आमतौर पर जो फ्लाइट में होती है, एक एयर होस्टेस होती है,
और जो मेल होते हैं उनको कैबिन क्रू बोलते हैं। तो उनका वो कैबिन क्रू का कोर्स कर रहा था और दिल्ली में ये कैबिन क्रू का कोर्स करते हुए उसकी मुलाकात एक लड़के से हुई जो उससे जिसकी दोस्ती हुई, और ये लड़का उत्तराखंड का था। तो जब पुलिस ने तफ्तीश की तो उसके बयान सारे सही निकले कि वो वक्त जो जिस दिन कत्ल हुआ वो होटल में था, पार्टी में था, 2 बजे वापस आया, सब कुछ सही था। तो अब सवाल यह था कि कातिल कौन है। इसके बाद पुलिस को जब कोई क्लू नहीं मिला तो पुलिस ने अब अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाई और घूम फिरकर कुछ चीजें ऐसी लगी कि जिससे पुलिस को लगा कि यह मामला अंदरूनी है, किसी बाहरी शख्स का काम नहीं हो सकता। और पहली चीज जो क्लिक की थी वो ये थी कि घर का दरवाजा बाहर से बंद था, और घर का दरवाजा बाहर से बंद था इसका मतलब है कि उस घर के दरवाजे की चाबी घर के अंदर कहां रहती है ये कोई अंदर वाला ही जानता है। नजदीक से गोली मारी गई, इसका मतलब है कि कातिल बिल्कुल बेफिक्र था और उसने बड़े तमीज से सोचकर हर कदम उठाया। तीसरी चीज ये थी कि कोई सीसीटीवी फुटेज में बाहरी आदमी, अननोन आदमी उस घर के आसपास भटकता हुआ नजर नहीं आया। चौथी चीज ये थी कि कोई प्रॉपर्टी का विवाद नहीं था, कोई दुश्मनी नहीं थी। तो फिर कौन हो सकता है? पुलिस इसी में माथापच्ची कर रही थी, दिन बीत रहे थे, तभी एक नई चीज पुलिस को पता चली। पुलिस को यह पता चला कि अभिषेक जो 20 साल का एक लड़का था, उसकी चाल चलन, हाव भाव थोड़े से डिफरेंट थे लड़के से। उसके अंदर लड़कियों वाले गुण ज्यादा थे। अच्छा, उसके बातचीत करने का तरीका, उसके चलने का तरीका, पड़ोसियों से बातचीत हुई तो पता चला कि वो थोड़ा सा समलैंगिक गे टाइप का था। अब यहां से पुलिस ने अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाई तो पता चला कि रोहतक में तो ऐसा कोई नहीं है, लेकिन जब ये फ्लाइंग क्रू के कोर्स करने के लिए दिल्ली गया तो यहां उसकी दोस्ती उत्तराखंड के एक लड़के के साथ हुई थी जिसका नाम था कार्तिक। कार्तिक के साथ इसकी दोस्ती हुई। जो सबसे चौंकाने वाली चीज थी वो ये कि 25 अगस्त को कार्तिक उत्तराखंड से रोहतक पहुंचा और दिल्ली हाईवे के एक होटल करीब में उसने एक रूम लिया और 2 दिन तक कार्तिक और अभिषेक दोनों उसी रूम में रहे। कार्तिक का घर था रोहतक में, लेकिन वो अपने दोस्त के साथ रहा। यहां से पुलिस के थोड़े कान खड़े हुए। फिर यह पता चला कार्तिक के बारे में, जब उन्होंने जांच की तो पता चला कि कार्तिक भी गे बरादरी से जुड़ा हुआ है। अब एक तरफ अभिषेक, उसके लक्षण, उसकी तस्वीरें, उसके चाल, उसके बोलने का तरीका, वो सारी चीजें, दूसरी तरफ कार्तिक का भी। पुलिस को लगा कि कुछ गड़बड़ है। इसके बाद पुलिस ने यह तय किया कि वो अभिषेक से अब सख्ती से पूछताछ करेगी। 2 सितंबर को, अब तक इस कत्ल को हुए हुए 27 अगस्त को हुए थे, करीब 5-6 दिन बीत चुके थे। 2 सितंबर को पुलिस ने अभिषेक को उसके घर, चाचा के घर पे था, पुलिस स्टेशन बुलाया और उससे सख्ती से पूछताछ की। और शाम होते होते रोहतक पुलिस ने ऐलान किया कि मलिक परिवार के 4 लोगों के कत्ल के इल्जाम में वो उसी परिवार के इकलौते जिंदा बचे शख्स अभिषेक को गिरफ्तार करती है। अब यह खबर सुनकर अभिषेक के रिश्तेदारों की हवा खराब होगी। अभिषेक का रो रो का बुरा हाल था इन 5-6 दिनों में। जिसके परिवार के मां बाप, बहन, नानी की मौत हो जाए, उस पर क्या बीतेगी। और 20 साल का एक लड़का, उम्र ही क्या होती है। लेकिन इसके बाद रोहतक पुलिस ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी कहानी सुनाई, वो आंखें खोल देने वाली थी। वो कहानी थी कुदरत के निजाम, कुदरत के सिस्टम, कुदरत के बनाए हुए कानून के खिलाफ जाना। वो कहानी थी एक सभ्य समाज में जो कानून बनता है, एक माँ बाप, एक परिवार जिस कानून पे चलने के लिए अपने बच्चों को कहते हैं, उस कानून से हटकर कुछ अलग करना, ये उसका नतीजा था। पूछताछ में अभिषेक ने फिर अपनी सारी कहानी उगल दी। फिर उसने पूरी एक कहानी सुनाई। अभिषेक कॉलेज पास करने के बाद केबिन क्रू का कोर्स करने के लिए दिल्ली पहुंचा। दिल्ली में उसकी मुलाकात उत्तराखंड के एक नौजवान कार्तिक से हुई। दोनों में दोस्ती हुई। कार्तिक और अभिषेक दोनों ही गे थे। इन दोनों के बीच में एक रिश्ता कायम हुआ। उसके बाद अभिषेक ने यह तय किया कि वो कार्तिक के साथ विदेश जाएगा, यूरोप में किसी देश में बच जाएगा और दोनों एक साथ रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन उससे पहले कार्तिक के साथ अपना घर बसाने के लिए अभिषेक अपना सेक्स चेंज कराना चाहता था। इसके लिए पैसों की जरूरत थी। उसने कुछ डॉक्टरों से बात की
उन्होंने 5 लाख रुपए मांगा उसका जेंडर चेंज करने के लिए, ऑपरेशन के लिए। उसने अपने पिता से कहा कि वो सेक्स चेंज कराकर लड़का से लड़की बनना चाहता है। जो एक माँ बाप का रिएक्शन होना चाहिए वही हुआ मलिक साहब का भी। वो भड़के, उसे पीटा, बुरी तरह मारा, पर उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया। इसके बावजूद वो पैसे मांगता रहा, यहां तक कि उसने कार्तिक के नाम का टैटू अपने सीने पे गुदवा रखा था। घर वालों ने उसे समझाने की कोशिश की, वो माना नहीं। इस दौरान में वो पैसे मांगता रहा। घर वालों ने पैसे नहीं दिए, लेकिन उसकी बहन नेहा को एक स्कूटी दिला दी। इस बात से वो बिफर गया। इसी दौरान उसका दोस्त उत्तराखंड से रोहतक पहुंचता है। कार्तिक 25 अगस्त और 26 अगस्त को वो साथ रहता है। 27 अगस्त की सुबह वो अपने घर पहुंचता है। 10:30 बजे के करीब वक्त था। वो घर के टेबल पर अपने फादर, अपनी मदर और अपनी सिस्टर के साथ ब्रेकफास्ट करता है। ब्रेकफास्ट करने के बाद उसकी बहन उसी घर में सेकंड मंजिल पे रहती थी, वो अपने रूम में चली जाती है। ये उसके पीछे जाता है, उसके कमरे में जाकर टीवी ऑन करता है, ऑडियो बढ़ा देता है और फिर जेब से पिस्टल निकालता है और उसके सर में एक गोली मारता है। टीवी के शोर में गोली की आवाज दब जाती है। बहन मर चुकी थी। इसके बाद वो नीचे आता है, अपने नानी के कमरे में जाता है। नानी कमरे में थी, वो उनके सर पे एक गोली मारता है, नानी की भी मौत हो जाती है। फिर वो नीचे आता है, अपनी माँ से मिलता। माँ उसकी पूछती है कि तुम्हारी नानी कहाँ है, उनको ब्रेकफास्ट करना है। तो वो कहता है रूम में। अब नानी फर्स्ट मंजिल पर सीढ़ी चढ़कर जा रही है, बेटा पीछे पीछे चल रहा है, माँ जा रही है। और जैसे ही वो नानी के कमरे में उसकी माँ पहुंचती है, अभिषेक की, देखते हैं कि नानी लहूलुहान बिस्तर पे पड़ी है। वो पलटकर अभिषेक की तरफ देखती हैं। अभिषेक के हाथ में पिस्टल। अगली गोली अभिषेक अपनी माँ के सर में मारता है। 3 कत्ल कर चुका था। इधर उसके पिता जो प्रदीप ग्राउंड फ्लोर पे अपने रूम में थे। किसी उनके साथी का फोन आया हुआ था, वो फोन पे बात कर रहे थे। दरवाजा उन्होंने भिड़का रखा था। 3 कत्ल करने के बाद, जिससे वो अनजान थे उसके पिता, वो उनके रूम में जाता है। फादर उसकी तरफ देखते हैं, फिर वो बिस्तर पे बैठ जाते हैं फोन पे बात करते हुए। ये उनके बराबर में बैठता है और फिर जेब से वही पिस्टल निकालता है और एक के बाद एक 3 गोली अपने बाप को मारता है। 4 कत्ल कर चुका था। और अफसोस की बात यह है कि जिस पिस्टल से उसने अपने ही परिवार के 4 लोगों को मारा, यह पिस्टल इलीगल तौर पर उसके पिता प्रदीप ने अपने पास रखा हुआ था, क्योंकि वो प्रॉपर्टी डीलर का धंधा करते थे। तो उन्हें कई उनकी लोगों से कभी बहस और या कोई खतरा भी था। और यही पिस्टल उन्होंने अपने बेटे अभिषेक को इससे गोली चलानी सिखाई थी। और अभिषेक को मालूम था कि उनके पापा के पास एक पिस्टल है। उसी पिस्टल को, जिससे उसने अपने बाप से गोली चलानी सीखी, एक दिन पहले उसे चुराया, अपने पास रखा और 27 अगस्त को उसी पिस्टल से एक एक कर इन सभी को मार डाला। सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लड़का से लड़की बनना चाहता था और एक लड़के के साथ अपनी जिंदगी विदेश में बिताना चाहता था, बसाना चाहता था। और सबसे पहली गोली उसने अपने बहन को सिर्फ इसलिए मारी क्योंकि उसके इस रिश्ते की वजह से उसे लगता था कि उसकी बहन ही है जो उसके माँ बाप को सबसे ज्यादा भड़का रही है, और इसीलिए उसे अपनी बहन से नफरत थी। और पहली गोली इसलिए उसने अपनी बहन को मारी। लेकिन माँ बाप और नानी को इसलिए मारी क्योंकि उसे लगता था कि ये सब उसके बीच में, उसकी ख्वाहिशों के बीच में, उसकी जो जिंदगी जीनी है आगे, जिस हिसाब से जीनी है, उसके बीच में रोड़ा बन रहे हैं, और इसीलिए उसने अपने पूरे परिवार का कत्ल कर दिया। जब ये कहानी उसने बताई, पुलिस की उसकी जहनी सलाहियत पर शक हुआ। इसके बाद मनोचिकित्सक, साइकोलॉजिस्ट को उसको दिखाया गया, पूछा गया कि इसका मेंटल कंडीशन क्या है। जो रिपोर्ट आई है वो ये है कि बिल्कुल ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सेक्स चेंज करने, अपना जेंडर बदलने के लिए, जिसका खिलाफ उसके माँ बाप थे, इस वजह से उसने अपने ही पूरे परिवार को मार डाला। तफ्तीश में फिर यह कोशिश हुई कि जानने की कि क्या उसके इस दोस्त की, कार्तिक की, जो उत्तराखंड का लड़का था, उसका कोई रोल है। लेकिन पूरे बयान में, पूरी पूछताछ में कार्तिक का कोई रोल नहीं आया, क्योंकि इस कत्ल के बारे में कार्तिक को भी मालूम नहीं था। 27 अगस्त को जब ब्रेकफास्ट के बाद उसने कत्ल किया, एक एक कर 10:30 से 11 के दरमियान, 11 बजे के बाद उसने अपना दरवाजा बाहर से घर का बंद किया और फिर वो दिल्ली हाईवे पर उस होटल में गया जहां उसका दोस्त 2 दिन से था। इसने अपने लोकल 2-3 दोस्तों को बुलाया। उस होटल में उसने एक लंच पार्टी रखी। सबने लंच किया, पर यह लंच नहीं कर पाया क्योंकि ये 4 कत्ल कर आया था। इसके दिल में एक दर्द थी, दहशत थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। लेकिन उस होटल के सारे सीसीटीवी फुटेज भी मिले, और फिर जब उसे लगा कि क्योंकि जुर्म करके आया, तब वो 2 बजे वापस जाता है और फिर घर जाकर एक पूरा जो एक ड्रामा था वो करता है
कि कैसे घर का दरवाजा बंद है, चाचा को बुलाता है, रिश्तेदारों को बुलाता है, चीखता है ताकि किसी को शक ना हो। लेकिन पुलिस की जांच जिस दिशा में गई, कोई और सस्पेक्टेड मिला नहीं, इसीलिए अभिषेक का भांडा फूट गया। फिलहाल कुछ दिनों की पुलिस कस्टडी में वो रहा और अब उसको जुडिशियल कस्टडी में यानी कि न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है और अब वो जेल में है। तो इस कहानी का कुल लबुलवाब ये है कि जब भी हम कुदरत के कानून, कुदरत के नियम के खिलाफ कुछ करने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं जुर्म का जन्म होता है। हो सकता है इस मसले का हल बहुत अच्छे से भी निकल सकता था, लेकिन पेशेंस, सब्र, ये सारी चीजें शायद अभिषेक के अंदर नहीं थी और इसीलिए उसने अपने उस परिवार का खात्मा कर डाला जो परिवार उससे बेपनाह प्यार करता था, जिसने उसकी परवरिश की, पैदा किया, पाला पोसा, अच्छी तालीम दी, अच्छी जगह पढ़ाया, लेकिन बदले में उसने अपने माँ बाप, अपनी बहन, अपनी नानी को सिर्फ मौत दी। तो ये थी कहानी सीधे मसूरी से। अब आपसे मुलाकात होगी मंडे को नए हफ्ते में किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।